सच कहूं तो अधिपति जी, मैंने इतने शानदार भोजन की कल्पना नहीं की थी, विभूति ने तारीफ करते हुए कहा। अधीश और विभूति दोनों अधिपति कैलाश के तंबू में सुबह के भोजन पर आमंत्रित थे। और सिर्फ वही नहीं, वहां पर पाणिक और उनके वो 2 योद्धा सैनिक जिन्होंने गोपाल दास पर रात भर नजर रखी थी, वो भी थे। इसके अलावा तंबू में 2-4 काम करने वाली दासियां थीं। अधिपति कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा भोजन करने का मौका जब भी मिले उसे मना नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने तुम दोनों को बुलाया ताकि तुम्हारे साथ मैं भी स्वाद ले सकूं। अधीश को अधिपति कैलाश का ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। उसने गौर किया था कि जब से वो यहां आए थे तब से न सिर्फ अधिपति कैलाश का बल्कि पाणिक और तो और उनके 2 सैनिकों का ध्यान विभूति पर ही था। वो उसे छिपी निगाहों से देख रहे थे और साथ ही साथ इशारों में एक दूसरे से बात भी कर रहे थे। अधीश को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उन दोनों को यहाँ बुलाया जाना, फिर ये भोजन, अधिपति कैलाश का ये सौम्य व्यवहार, पाणिक और उन दोनों सैनिकों से वो पहली बार मिल रहा था, इसलिए उनका व्यवहार भी उसे अजीब सा ही लग रहा था। भोजन के समाप्त होने के बाद वहां शांति छा गई। दासियां बचे हुए भोजन और बाकी अन्य सामान लेकर जा चुकी थीं। अब वहां अधीश, विभूति, अधिपति कैलाश, पाणिक और वो दोनों सैनिक ही बचे थे। तभी अधीश ने देखा कि पाणिक ने अधिपति कैलाश को कोई गुप्त संकेत किया। अधिपति कैलाश ने सर हिलाकर अपनी सहमति जाहिर की। फिर पाणिक ने मुड़कर बगल में बैठे विभूति से सवाल किया, विभूति, तुम कल आधी रात के बाद गोपाल दास के तंबू में क्या करने गए थे? अधीश ने देखा कि विभूति उस अचानक हुए हमले से घबरा गया। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ देखा जा सकता था। नहीं तो, मैं तो कल रात एक बार भी अपने तंबू से बाहर नहीं निकला, उसने अटकते हुए कहा। देखो विभूति, सच हमें भी पता है और तुम्हें भी। हम तो बस पुष्टि करना चाहते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। इस बार अधिपति कैलाश बोले। पर मैं जब गया ही नहीं तो हामी कैसे भर दूं? विभूति की आवाज हर पल कमजोर होती जा रही थी। मेरे इस गुप्तचर ने अपने कानों से तुम्हें गोपाल दास के साथ बात करते हुए सुना था और ये तुम्हारी आवाज पहचान गया है, पाणिक ने विभूति से कहा। ये क्या बात हुई भला? आवाज से किसी को कैसे विश्वास के साथ पहचाना जा सकता है? विभूति ने पूछा। हाँ, तुमने ठीक कहा, और सिर्फ आवाज से किसी की पहचान नहीं की जा सकती, पर तुम्हारी कद काठी से भी इसने तुम्हारी पहचान की है, पाणिक ने दूसरे सैनिक की तरफ इशारा करते हुए कहा। मतलब यहां सिवाय चेहरे के हर चीज की बात हो रही है जो कि किसी ने नहीं देखा है, विभूति ने अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा। देखा है ना, गोपाल दास ने तुम्हारा चेहरा काफी अच्छे से देखा है, अधिपति कैलाश ने उतनी ही शांति के साथ कहा। अच्छा, विभूति व्यंग भाव से बोला। फिर तो यहां उन्हें ही होना चाहिए था बजाय कदकाठी और आवाज के माहिरों के, उसने तंज कसते हुए पाणिक को देखा। वो यहां जरूर होते अगर वो तुम्हारी कटार का वार सहकर घायल अवस्था में अपना उपचार ना करवा रहे होते, अधिपति कैलाश ने कहा। यह नहीं हो सकता, मैं उन पर क्यों हमला करूंगा? मैं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा खासा छोड़कर विभूति को बोलते बोलते अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो तुरंत चुप हो गया। तो तुम मानते हो कि कल रात को तुम ही गोपाल दास से मिलने उनके तंबू में गए थे? पाणिक ने मुस्कुराते हुए कहा। विभूति ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर असहाय भाव से हाँ में गर्दन हिलाई। अब क्या मैं जान सकता हूं किस लिए? अधिपति कैलाश ने पूछा। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने गोपाल दास जी को कोई हानि नहीं पहुंचाई थी। मैं उन्हें सही सलामत छोड़कर वहां से वापस आया था, और जो भी बात हम दोनों के बीच हुई थी वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, विभूति बोला। ऐसी कौन सी व्यक्तिगत बात थी जो तुम उनसे उनके आवाज पर नहीं कर सकते थे, या जिसके लिए तुम दोनों को गुप्त रूप से मिलना जरूरी था? यह सवाल पाणिक ने किया। वो मैं आपको ना तो बता सकता हूं और ना ही समझा सकता हूं, विभूति ने कहा। तुम्हें मैंने वहां से चले जाने को कहा था, फिर भी तुम वहां से नहीं गए बल्कि कहीं आसपास छुपकर मेरी और अधीश के बीच हुई बातचीत को सुनने लग गए थे।
अधिपति कैलाश ने जैसे विभूति को याद दिलाया। विभूति ने सर उठाकर आश्चर्य से अधिपति कैलाश को देखा, जो बस उसे ही देखे जा रहे थे। अब आपको पता था? विभूति अटकते हुए बोला। हाँ, और हमें इसी वजह से भी पता है कि तुम में और गोपाल दास के बीच में क्या बातें हुई। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी और गोपाल दास की इस अभियान में क्या रुचि है। क्या तुम लोग इसमें व्यवधान डालना चाहते हो? अधिपति कैलाश ने पूछा। अब मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, विभूति ने धीमी आवाज में कहा। कुछ पलों तक वहां शांति रही। अधीश ने इस मामले में एक भी शब्द नहीं बोला था और ना ही उसका बोलने का इरादा था। वो समझ चुका था कि मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है। जब तक वो पूरी बात समझ नहीं लेता, वो कुछ ना ही बोले तो बेहतर होगा। हालांकि उसे इस बात पर सबसे ज्यादा आश्चर्य था कि ये सब रात भर हुआ, पर उसे कानों कान भनक नहीं पड़ी। वो इतनी गहरी नींद में भी नहीं था और आधी रात तक तो वो खुद जाग रहा था। अधिपति कैलाश के पास से लौटने के बाद वो काफी देर तक विभूति से बात भी करता रहा था। फिर बात करते करते ही उसे नींद आ गई थी। इसका मतलब कि विभूति उसके सोने के बाद चुपचाप जाकर गोपाल दास से मिला था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि अधिपति कैलाश के आदेश देती हुई आवाज गूंजी, ले जाओ इसे और ले जाकर बंद कर दो, मैं इससे बाद में बात करूंगा। अब अधीश का मन कर रहा था कि वो ऐसा ना होने दे, पर अब उसका भी भरोसा विभूति के ऊपर से उठ गया था। दोनों योद्धाओं ने विभूति को पकड़ा और उसे लेकर चले गए। अब उस तंबू में सिर्फ अधिपति, पाणिक और अधीश ही बचे थे। मुझे लगता है कि गोपाल दास ने इस बार कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा है। उनकी हरकतों से हम सभी वाकिफ हैं और अधीश और उसके पिता से उनकी खुन्नस भी जगजाहिर है। अधिपति कैलाश ने पाणिक से कहा, जी मैं सहमत तो हूं आपकी बात से, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार इस अभियान से उन्हें क्या फायदा हो सकता है। उस अजनबी के ना पकड़े जाने से भी मुझे उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पाणिक ने सोचते हुए कहा, मुझे कुछ समझ तो आ रहा है, पर उससे पहले मैं कोई और बात तुम दोनों से करना चाहूंगा। अधिपति ने कहा, कहिए, हम लोग सुन रहे हैं। अधीश तब इतनी देर में पहली बार बोला, जैसा कि अब तुम्हें पता ही है कि उस अजनबी को खोजने के लिए हम विश्वाजी की बजाय देवयानी को इस अभियान पर भेज रहे हैं। अधिपति कैलाश ने दोनों से कहा, जी हां, अब हमें पता है। पाणिक ने कहा, तो मेरा सोचना है कि मैं अधीश को देवयानी के दल के पीछे भेज दूं, ताकि अगर देवयानी किसी मुसीबत में पड़े तो ये उसकी मदद कर सके। अधिपति कैलाश ने आगे कहा, मैं अपमान नहीं कर रहा, पर अधीश के पास कोई तत्व सिद्धि नहीं है। ये भला इस खतरनाक अभियान में एक सिद्धि धारक की क्या मदद कर सकता है? पाणिक ने अचानक बीच में कहा। अधीश को बुरा लगना चाहिए था, पर लगा नहीं, क्योंकि बात तार्किक बोली थी पाणिक ने। मैं सहमत हूं तुम्हारी बात से कि अधीश के पास कोई तत्व सिद्धि नहीं है, पर हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वक्त ऐसा चल रहा है कि मैं इस वक्त किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, अधिपति ने कहा, और इस अभियान के बारे में कुछ भी गुप्त नहीं रह गया है। हां, ये बात तो आपकी भी सही है, पाणिक ने सोचते हुए कहा, और जहां तक मैं जानता हूं कि आपने इसे अकेले भेजने का तो नहीं सोचा होगा, पर ज्यादा लोगों को बताने से भी समस्या वही है। इसका एक हल है मेरे पास। अधीश के साथ तुम जाओगे, अधिपति ने कहा। मैं? पर फिर मेरी यहां की जिम्मेदारी का क्या? और मैं अगर इतने लंबे समय के लिए गायब होऊंगा तो यहां किसी को शक हो सकता है, पाणिक बोला। इसका कोई ना कोई उपाय खोज लूंगा मैं, पर तब तक ये बात हम लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, अधिपति बोले। अधीश, यात्रा की तैयारी शुरू करो। अधीश का मन किया कि वो अधिपति को बताए कि इस यात्रा की तैयारियां वो पहले ही कर चुका था, पर फिर उसमें विभूति का भी जिक्र होता, इसलिए उसने अभी इस बात को कहना सही नहीं समझा। गोपाल दास इस समय अपने महल नुमा आवास की दूसरी मंजिल पर था। एक बड़ा सा कमरा जिसमें कोई खिड़की नहीं, बस एक दरवाजा। प्रकाश के लिए कुछ मिट्टी के दिए कमरे के सारे कोनों में रखे हुए थे। ऐसे अंधेरे कमरे में गोपाल दास मौजूद था और उसके साथ उसके चुने हुए 10 लोग थे। उन लोगों में
सिर्फ दो बातें समान थी। पहली कि उनमें से कोई भी सिद्धिधारक नहीं था, और दूसरी, वो सब लोग गोपाल दास के लिए हंसते हंसते जान दे सकते थे। इसके अलावा ना तो उनकी उम्र एक समान थी और ना ही उनके काम। वो सारे लोग अलग अलग समुदाय और वर्गों से संबंध रखते थे। कोई कपड़े का व्यापारी था तो कोई हलवाई, कोई गली गली जाकर लकड़ी के खिलौने बेचता था तो कोई राज परिवार में नौकर था। ये सारे लोग गोपाल दास के सबसे मुख्य गुप्तचर थे, और इस समय गोपाल दास उस गुप्तचरों की सभा का आयोजन कर रहा था। हल्के फुल्के जलपान के बाद गोपाल दास ने ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ किया। जब सबका ध्यान उसकी तरफ हो गया तो उसने बोलना शुरू किया। साथियों, मित्रों, आप सबने आज तक मेरा साथ दिया, हर काम पूरा किया, चाहे वो काम कितना भी खतरनाक और मुश्किलों से भरा हो। आपने कभी शिकायत नहीं की। कोई भी मौसम रहा हो, कोई भी ऋतु रही हो, आपने अपना काम बीच में नहीं छोड़ा, उसे पूरा करके ही समाचार दिया। इस बात का सबसे पहले आभार। वो कुछ देर तक अपने शब्दों का प्रभाव देखने के लिए रुका, फिर बोला, आज मैं आप सभी को जो काम देने जा रहा हूं वो सिर्फ दो लोगों से जुड़ा है। पहला इंसान है विश्वनाथ पुरोहित और दूसरा उसका पुत्र अधीश पुरोहित। अब आप सब तो जानते ही हैं, मेरी किसी भी कामयाबी के बीच में दीवार बनकर अगर कोई खड़ा होता है तो वो है विश्वनाथ पुरोहित। लेकिन मैं आपको एक ऐसे खतरनाक इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। विश्वा से भी खतरनाक और कौन है? एक गुप्तचर बोल पड़ा। यही तो बात है, आज तक हमारा ध्यान सिर्फ विश्वनाथ पुरोहित पर रहा, जबकि उससे भी बड़ा खतरा हमारी आंखों के सामने था। उसे पहचान नहीं पाए। वो खतरा है अधीश पुरोहित। गोपाल दास इतना कहकर चुप हो गया। पूरी सभा में सुगबुगाहट होने लगी। अधीश? वो तो बच्चा है, उससे किसी को क्या खतरा? गोपाल दास जी हमारे साथ परिहास तो नहीं कर रहे हैं? अरे वो तो सिद्धिधारक भी नहीं है। उससे ज्यादा ताकतवर तो उसकी बहन होगी देवयानी। उसके पास तो अग्नि सिद्धि भी है। ऐसी बातें सुनकर गोपाल दास मुस्कुराया। क्यों, हैरान हो गए ना सब? मैं भी ऐसे ही हैरान हुआ था। अभी तो मैं और खतरनाक बात बताता हूं। ये जो अधीश है वो अधीश नहीं है, वो कोई और है। गोपाल दास मुस्कुराते हुए बोला। अब सभा में और भी खलबली मची। गोपाल दास ने हाथ उठाकर सबको चुप करवाया, फिर बोला, देखिए, आप सबके पास अब सवालों की लंबी सूची है, पर अभी वक्त उन सवालों के जवाब देने का नहीं है। मेरे पास आप सभी के लिए एक काम है, आप उसे सुनिए। इन सवालों के जवाब आपको इस काम के बीच में खुद ही मिल जाएंगे। राजमहल में काम करने वाले तीनों लोगों के अलावा बाकी सब लोग इस काम में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। काम क्या है गोपाल दास जी? कपड़ों का व्यापारी बोला। काम बहुत सरल है इस बार। एक अभियान के लिए कुछ लोग जल्द प्रस्थान करने वाले हैं। आपका काम होगा उस अभियान की पल पल की जानकारी रखना। गोपाल दास ने कहा, क्या हमें उस अभियान को सफल होने में मदद करनी है या ये देखना है कि वो सफल ना होने पाए? एक गुप्तचर ने सवाल किया। दरअसल उस अभियान के सफल होने और असफल होने दोनों में ही मुझे फायदा है। मुझे बस उस अभियान की हर पल की जानकारी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से मैं आगे की रणनीति बना सकूं। गोपाल दास ने जवाब दिया। अब मैं आप सबको उस अभियान और उस अभियान से जुड़े लोगों के बारे में विस्तार से बताता हूं। उसके बाद गोपाल दास ने उन सबको देवयानी के उस अभियान के बारे में हर छोटी और हर बड़ी बात उन लोगों को बतानी शुरू कर दी। उसने अधिपति कैलाश द्वारा जमा की गई अन्य सूचियों और जानकारियों को भी उसमें शामिल किया। जो भी जानकारी अधिपति कैलाश के पास उस अजनबी के बारे में थी, वो सब गोपाल दास ने गुप्तचरों को बतानी शुरू की। इन जानकारियों को जमा करने में सबसे ज्यादा मदद उसकी विभूति ने की थी। गोपाल दास ने अपने हर महत्वपूर्ण अधिकार का प्रयोग करते हुए उन गुप्तचरों के सफल होने के प्रतिशत को और बढ़ा दिया था। यह पहली बार था जब वो किसी एक काम में अपने इतने सारे आदमियों का उपयोग कर रहा था। जो लोग राज परिवार में काम कर रहे थे, वो भले ही छोटे स्तर पर शामिल थे, पर उनका भी योगदान महत्वपूर्ण था। इस अभियान में सबको सब जानकारियां देने के बाद गोपाल दास चुप हुआ। फिर कुछ देर बाद बोला,
तो ये थी सारी जानकारी। अब मामला आप लोगों के हाथ में है। असफलता का कोई रास्ता नहीं है, आपको सफल होना ही है, क्योंकि जितना मैं अधिपति कैलाश को जानता हूं, अगर उसे आप लोगों की भनक लग गई तो आपका रास्ता आसान नहीं होगा। इसके बाद वो सभा समाप्त हो गई। गोपाल दास नीचे आकर जैसे ही बैठा था, एक गुप्तचर ने आकर उसे विभूति को काल कोठरी में बंद किए जाने की सूचना दी, जिसे सुनकर गोपाल दास के माथे पर चिंता की रेखाएं दिखने लगी। अब उसे यह अभियान उतना आसान भी नहीं लग रहा था। क्या यह अभियान सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।